तो इस तरह से जो है वो जीन थेरेपी क्या है, तो हम जो है वो जीन को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर वन ऑफ टॉपिक। मैं स्टार्ट करते हैं एडीए से। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के कारण इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो लिम्फोसाइट बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट करो आप, उसके बाद उसमें फंक्शनल ईडीए लिम्फोसाइट में ट्रांसफर करो, फिर वापस लिम्फोसाइट बॉडी में ट्रांसफर करो। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि लिम्फोसाइट की क्या होगी, कुछ समय बाद डेथ होगी। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आप बोन मैरो से डायरेक्ट जीन को निकालो, और जीन निकालने के बाद वो जीन ट्रांसफर करो, तो उसके बाद वो कंटिन्यूअसली वो जीन किसका फॉर्मेशन करेगा, एडीए का फॉर्मेशन करेगा, जिससे जो है वो कंटिन्यूअसली वो जीन वो ये फॉर्मेशन करता जाएगा, तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो ये है जीन थेरेपी, ठीक है। अब जीन थेरेपी हम चल रहे हैं आगे। पहला तो ये एक प्रोसेस हो गया। जीन थेरेपी दो टाइप्स। पहला है जर्म लाइन जीन थेरेपी। क्या है, जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है, तो जर्म लाइन जीन थेरेपी का मतलब है जर्म सेल। और जर्म सेल कौन से है, तो आपको मालूम है स्पर्म है, ओवम, ये क्या है, जर्म सेल। या हम कहें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज जर्म सेल। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या है, तो हम वर्क इस पे कर रहे हैं जर्म सेल पे, स्पर्म और ओवम पे। इसके साथ साथ एम्ब्रियोनिक स्टेज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो जर्म सेल के अंदर स्पर्म और ओवम जो है, इनके अंदर कोई जीन ट्रांसफर करें, ठीक है, इनके अंदर कोई जीन ट्रांसफर करें, ऐड करें, तो वो क्या कहलाता है, जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है ना। जैसे कि कोई कोई जो इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमें मालूम है कि इसके आने वाली जनरेशन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, वो डिसऑर्डर क्रिएट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके स्पर्म में या उसके ओवम जो है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वो फंक्शनल जीन हम उसमें डाल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वहां पर सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम केवल वन जनरेशन तक नहीं, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन परमानेंटली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसमें कंटिन्यूअसली क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, या फिर कोई जीन, कोई डिसऑर्डर के लिए हमने कोई जीन ट्रांसफर किया, तो वो डिसऑर्डर नहीं होगा कई जनरेशन तक, किसी भी जनरेशन में, ठीक है। मतलब पूरा सिंपल सा कहें तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, उस जेनेटिकली, मतलब उस जनरेशन के लिए, या उन पेरेंट्स के लिए, या उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए। एक टाइप से क्या हो जाएगा, जेनेटिक कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा ना। तो जीन जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है, तो हम जीन थेरेपी कब अप्लाई कर रहे हैं, जर्म सेल्स में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी को अप्लाई किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है। अब ये जो है ये चीज ह्यूमंस पर तो ये बैन है ना, ह्यूमन पर ये अप्लाई नहीं की जाती है, ठीक है ना। आप समझ के होंगे ह्यूमन पर अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पूरा फैमिली का जेनेटिक कंपोजिशन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें कई सारे एथिकल इश्यूज जो है वो यहाँ पर वर्क करते हैं, जिसके कारण हम जो है वो जर्म लाइन जीन थेरेपी को ह्यूमन बींग्स के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है, इसको हम दूसरे एनिमल्स प्लांट के लिए हम अप्लाई करते हैं। और एनिमल्स प्लांट के लिए तो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनसे हमें क्या लेने, बेनिफिट्स लेने। तो हम जैसे किसी एनिमल में या किसी प्लांट में हम जो है वो क्या करते हैं, वहां पर जो है वो फंक्शनल जीन या कुछ नए जीन ऐड करके हम जो है वो बेटर क्वांटिटी में प्रोटीन दे सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी। किधर हुआ ना जर्म लाइन जीन थेरेपी, कि जर्म सेल पर जर्म सेल में जो है वो किसी जीन को ऐड करना, वो क्या है, जर्म लाइन जीन। क्योंकि वहां पर उसका स्पर्म या ओवम सेल में अगर हम ट्रांसफर करेंगे,
तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाएगा वहां पर, तो चेंज हो जाएगा पूरा जेनेटिक कंपोजिशन। नेक्स्ट है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। अब सोमेटिक सेल जीन थेरेपी क्या है, तो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी का मतलब ये हुआ कि बोन मैरो, कोई भी सेल ले लो, हिपैटिक सेल, बोन मैरो, हम इनके अंदर कोई फंक्शनल जीन ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म सेल के अलावा सेल्स है बॉडी के, वो क्या है, सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स के अंदर जीन को रिप्लेस किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। इससे जो है वो किसी डिजीज का अगर कोई डिजीज जो है वो डिजीज से उसको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो केवल एक जनरेशन तक ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो केवल एक जनरेशन तक ही ये वर्क करेगा या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही ये वर्क करता है। तो इसको तो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए अप्लाई करते हैं सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, यानी कि सोमेटिक सेल के अंदर जीन का कंपोजिशन या कोई जीन ऐड किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल। अब हम जीन थेरेपी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है कि एक तो नॉन फंक्शनल जीन्स को हम फंक्शनल जीन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, किसी डिजीज के लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज के लिए है तो उसके लिए हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, केवल ये पूछा जा सकता है कि जीन थेरेपी का क्या यूज है, और 2 पॉइंट हमारे पास बने, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन। कल ही हमने पढ़ा था कि जो है वो हमने कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जो क्या कर रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ हमने ऐसे प्लांट्स भी डेवलप किए हैं जो अपने को क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने को कुछ वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एडिबल वैक्सीन क्या है कि जो हमें प्लांट से हमें मिल रही है, प्लांट से या किसी एनिमल से हमें मिल रही हो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि जो बैक्टीरियल सेल्स वगैरह जो थी, वो इनएक्टिव पैथोजन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स वगैरह जो है, जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करता है, उसका जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट करके, है ना, जैसे बैक्टीरिया है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट करके प्लांट में डाला गया, ठीक है। अब प्लांट क्या करेगा, वो जो प्रोटीन जो बैक्टीरिया बना रहा था वही प्रोटीन अब क्या करेगा, प्लांट बनाएगा। फिर हम प्लांट की जिस पार्ट में वो प्रोटीन कंपोनेंट होगा, उस पार्ट को जो उस पार्ट से फिर हम क्या कर सकते हैं, जो है वो मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं या वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। और कौन से वैक्सीन ज्यादातर डेवलप किए गए हैं, ओरल वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, ठीक है ना। और वैक्सीन का मतलब क्या है, तो इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजेंस, ठीक है, जो डिजीज नहीं कर सकते लेकिन हमारी बॉडी क्या करता है, उन इनएक्टिव पैथोजेंस के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है, और जब एक्चुअल में कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो हमारे अंदर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। ये वैक्सीन का यूज है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने एडिबल वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, ठीक है, किसके थ्रू, तो प्लांट्स के थ्रू। एक वैक्सीन है मेल्ट इन द माउथ, मेल्ट इन द माउथ ओरल वैक्सीन। ये जो है किसके लिए डेवलप किया गया है, तो फ्लू के लिए, फ्लू वैक्सीन है जो
डेवलप किया गया है बैसिलस से, बैसिलस बैक्टीरिया से डेवलप किया गया है ये। और ये जो वैक्सीन है वो टंग के नीचे जो है वो इस टैबलेट को रखने से जो है वो क्या है वहां पर हमें जो है वो वैक्सीन मिल जाता है, किसके लिए, फ्लू डिजीज के लिए, वायरल डिजीज के लिए ना। और कहाँ से मिला है हमको ये, तो ये बैक्टीरिया से मिला है। मतलब बैक्टीरिया ऐसा प्रोटीन बनाता है जो वायरस के लिए क्या है, इफेक्टिव है, जो उसको किल कर सकता है। तो हमें वो हमने पहचान लिया उस बैक्टीरिया से, पहचानने के बाद हमने फिर क्या किया है, उस बैक्टीरिया से वो जीन जो प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है उसको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद प्लाज्मिड में ट्रांसफर किया, फिर हमने लार्ज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया, उसके बाद उसके टैबलेट्स बनाए और उसके बाद वो हमने जो है वो ह्यूमन के लिए यूज किया। और उसको यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेल्ट इन द माउथ, यानी कि वो माउथ बकर कैविटी के अंदर ही मेल्ट होता है, टंग के नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, फ्लू वैक्सीन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बड़ा क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल की क्या यूज है। तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे, तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने कोई जीन ऐड किया है, या फिर वो किसी डिजीज के लिए या फिर वो किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, या फिर उनसे कुछ नई जो है वो हमें चीज मिल रहा है, तो वो क्या है कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ने कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए हैं। सबसे कॉमन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। माइस को जो है ट्रांसजेनिक माइस डेवलप के लिए, किसकी स्टडी के लिए, तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक माइस मॉडल्स को डेवलप किया गया। इनके अंदर जो है वो कौन सा जीन डाला गया, तो कैंसर कॉजिंग जीन कौन सा होता है, ऑन्कोजीन। कौन सा जीन डाला गया है, तो ऑन्कोजीन ट्रांसफर करके जो है वो ट्रांसजेनिक माइस का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। दूसरा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो हम फार्म्स में हम जो रखते हैं, उन ऐसे कई एनिमल्स डेवलप किए हैं, किसके लिए, तो मीट प्रोडक्शन के लिए, कि ज्यादा मीट का प्रोडक्शन हो। ज्यादा मीट का प्रोडक्शन कब होगा, तो उनमें ज्यादा प्रोटीन क्वांटिटी होगी। इसके अलावा उनमें डिजीज क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे। तो ऐसे कई जीन्स ट्रांसफर करके हम किसके लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ये एनिमल्स हम डेवलप कर ये है किसके लिए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई गाय जो है नॉर्मल, वो कितना है पर ईयर 2000 से 3000 लीटर मिल्क देती है। अब हमने जो है वो उसमें नए जीन ट्रांसफर करके उसको इस लायक बनाया है कि वो पर ईयर कितना मिल्क प्रोवाइड करती है हमको, 6000 to 8000 लीटर्स। अब बर्ड्स वगैरह नॉर्मली जो है वो कितने 60 कुछ ऐसे चिकन वगैरह जो है 60 एग प्रोवाइड कर रहे हैं पर ईयर, तो वो कितने प्रोवाइड करते हैं 250 एग्स। तो हमने उनको उस नए जीन्स हमने ट्रांसफर करके हम तो उनको ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए मॉडिफाइड किया है, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, लेकिन पूछा जा सकता है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो आपको ऐसे बताना है। तीसरा है ट्रांसजेनिक कैटल्स। ट्रांसजेनिक कैटल, उसमें सारे एनिमल्स आ गए। अब यहाँ पर कैटल की बात की है, स्पेसिफिक कैटल की बात की है, तो इसमें कैटल में
बोवाइन बीटा और कप्पा कैसीन। बोवाइन बीटा और कप्पा कैसीन जो है इस प्रोटीन के लिए, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन जो है वो क्या है, मिल्क प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन के लिए जीन जो है वो ट्रांसफर किया गया किसमें, कैटल में। तो जिससे इस प्रोटीन की क्वांटिटी कैटल में, कैटल मिल्क में इंक्रीज हो गई। और वो भी कितना इंक्रीज हुआ, तो 8 से 20% कैसीन प्रोटीन कैटल मिल्क में इंक्रीज हुआ। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक कैटल इन फार्माटिकल्स, है ना, कि फार्मेटिक्स में ट्रांसजेनिक कैटल्स का कैसे डेवलप किए गए। तो एक गाय का नाम है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में कई बार। रूजी काउस, रूजी तो काउ है और डॉली शिप है, ये आप दोनों ध्यान रखना है ना। डॉली शिप भी पूछा जाता है। डॉली शिप और रूजी काउ, डॉली शिप क्या है, तो क्लोन करके जो बनाया गया था शिप, है ना, क्लोनिंग वाला, तो वो डॉली शिप है। और रूजी काउ क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी। दोनों ही नाम एक साथ में आते हैं हमेशा। तो रूजी काउ क्या है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, ध्यान देना इस पर। रूजी काउ क्या है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल से, ट्रांसजेनिक एनिमल है। और इसको जो है वो कैसे इंप्रूव किया गया, तो इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है इस काउ मिल्क से होता है। ठीक है, मतलब इसमें इस ऐसा जीन डाला गया जिससे वो ह्यूमन के तरह जो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन जो है वो इस काउ मिल्क से मिलता है। वो भी कितना, लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर जो है वो काउ मिल्क जो है वो क्या होता है, जो है वो 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन जो है वो काउ मिल्क से ऑब्टेन होता है। और ये जो प्रोटीन है ये मदर मिल्क के इक्विवेलेंट है, सॉरी ये जो मिल्क है वो मदर मिल्क के इक्विवेलेंट है, यानी कि मदर मिल्क से जो प्रोटीन मिलता है वो भी यही प्रोटीन है। और जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके लिए मदर मिल्क आवश्यक होता है ना, कंपल्सरी होता है मदर मिल्क। और मदर मिल्क को फिर अगर काउ मिल्क से रिप्लेस किया जाता है ना, बायोटेक्नोलॉजी ने, तो क्या किया उन्होंने, काउ मिल्क के अंदर ऐसा प्रोटीन डाला जो ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन का फॉर्मेशन कर सके। और वो भी कितना, तो 2.4 ग्राम पर लीटर। क्लियर है इतनी सी बात, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, रोजी काउ। सिर्फ केवल ये इसी के लिए नहीं बल्कि और भी कई सारे डिजीज के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा कैटल को और किसके लिए डेवलप किया गया है, तो कैटल में फैक्टर 9। आपको मालूम है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जिन्हें बोलते हैं, जो कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो फैक्टर 9 जो है, ठीक है ना, ये जो फैक्टर 9 जो है ये भी जो है वो प्रोड्यूस करने वाला कि मिल्क जो है उससे हमें क्या मिल रहा है, फैक्टर 9 जो है वो भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को भी डेवलप किया गया है जो इन फैक्टर्स का भी फॉर्मेशन करे, है ना। आपको पता है कि ये जो है इन फैक्टर्स की एब्सेंस से कौन सा डिजीज होता है, हीमोफीलिया डिजीज होता है। ठीक है ना, हीमोफीलिया ऐसा डिजीज है जिसमें छोटा सा कट लगने पर भी बहुत समय तक जो है वो ब्लड बहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कैटल में आपको दो एग्जांपल ध्यान में रखना, फैक्टर 9
एंड ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। इसके अलावा और एक अलग से पॉइंट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये तैयार किया गया है किसके लिए? एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। आपको मालूम है ना कि एम्फीसीमा क्या है? तो ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई जो है उसकी वॉल में होल हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉज है किसका? एम्फीसीमा का। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। एम्फीसीमा क्या है? की वॉल में होल हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉज है। दूसरा क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेवलप किया। दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखने, कंपटीशन में आ चुके हैं, ठीक है। इस पॉइंट से हमने कंपटीशन के लिए 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 तो ये और ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक शिप। उसी तरह से ट्रांसजेनिक शिप का भी डेवलपमेंट किया गया, किसके लिए? वूल के लिए। और उसमें क्या किया गया? तो केराटिन प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज की गई। इसकी केराटिन प्रोटीन की, तो वूल का अमाउंट और क्वालिटी जो है वो जीन ट्रांसफर के थ्रू इंक्रीज किया गया, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक शिप कहलाएगा। उसी तरह से डेवलप किया गया ट्रांसजेनिक पिग। ट्रांसजेनिक पिग, पिग आपको पता है किसकी यूज में आता है? तो मीट प्रोडक्शन, एक तो मीट प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। इसके अलावा पिग के जो हार्ट जो है और जो वाल्व जो है वो हम जो है वो ह्यूमन हार्ट सर्जरी में भी यूज में लेते हैं। हार्ट के अंदर जो वाल्व जो होते हैं वो इस पिग के भी यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। कई सालों से हम ये यूज करते आ रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक पिग भी डेवलप किए गए हैं। ट्रांसजेनिक फिश का डेवलपमेंट भी किया गया है। फिश में क्या किया गया है? तो कोल्ड टॉलरेंस इंक्रीज किया गया है। कोल्ड टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि फिश को इस तरह बनाया गया कि वो जो है वो क्या है, कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सके। तो कोल्ड टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, और दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी है ना, मीट वगैरह जो है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज की गई, तो वो क्या कराएगा? ट्रांसजेनिक फिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे एनिमल्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहे हैं जो आपकी बुक में दिया है। जैसे ट्रांसजेनिक शिप है तो उसमें क्या इंक्रीज किया गया? तो प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाई गई, तो केराटिन थी। इसके अलावा अमाउंट इंक्रीज किया गया, इंक्रीज करने के लिए जो है वो जीन डाले गए। ट्रांसजेनिक पिग में क्या हमें मेन टारगेट क्या था? तो मीट प्रोडक्शन का। ट्रांसजेनिक फिश का हमें डेवलप करने का क्या टारगेट था? तो कोल्ड टॉलरेंस एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मीट। लास्ट ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्रांसजेनिक चिकन। ट्रांसजेनिक चिकन जो है ये भी डेवलप की गई। ट्रांसजेनिक चिकन डेवलप करने का मतलब क्या है? तो एक तो मीट का, इसके अलावा एग का, देखिए ये जो है, और डिजीज रेजिस्टेंट, तो तीनों चीजें इंप्रूव की गई, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक चिकन कहलाएंगे ना। कि जो नॉर्मल चिकन है इनमें जो है वो ऐसे जीन डाले गए जो डिजीज से लड़ सके, फ्लू जो है ना वायरल डिजीज से लड़ सके, एग का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और मीट का प्रोडक्शन भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट। इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट, कि बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट है। तो कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी एंजाइम का या प्रोटीन का, ठीक है ना, या किसी भी कोई भी फील्ड हो, तो उसमें हमेशा दो पॉइंट होते हैं, एक तो पॉजिटिव पॉइंट और दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रहा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो उसी तरह से अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हर्बिसाइड यूज, ठीक है, पहला है हर्बिसाइड यूज वाला, कि देखो हम जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप कर रहे हैं ना, कि जो है वो ऐसे प्लांट डेवलप कर रहे हैं जो डिजीज से लड़ सके, ठीक है। अब वो डिजीज से लड़ सकते हैं तो उन पर हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर आती है बात यहाँ पर वीड्स की। वीड्स क्या होते हैं? तो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के साथ में ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स जो है, अब वीड्स को तो हमें खत्म करना जरूरी है, डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो हमारी क्रॉप के साथ क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे मिनरल्स के लिए। अब हमारे जो प्लांट है वो क्या है? इसके लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे प्लांट इसके लिए रेजिस्टेंट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण वीड्स की जो वैरायटी है वो भी क्या हो गई? रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो गई, ठीक है ना। अब वीड्स की रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाएगी तो फिर वहां पर क्या रहेगा? फिर से कोई बेनिफिट नहीं। वो क्या करेगा? अगर इस तरह से हमने प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया है लेकिन वीड भी क्या हो गया वहां पर? वो भी रेजिस्टेंट बन गया है, तो अब उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, वो भी हमारी क्रॉप के साथ साथ सर्वाइव करेगा, तो अल्टीमेटली हमारी क्रॉप को तो क्या है? थोड़ा नुकसान ही है। तो इस तरह से जो है वो क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि वीड्स का भी क्या हो गया वहां पर? जो है वो रेजिस्टेंट इंक्रीज हो गया। तो एनवायरनमेंट पर बायोटेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट है? तो एक तो क्या हो गया कि क्या हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ह्यूमन पर, कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है एलर्जी। नए जीन्स, नए प्रोटीन्स आने से ह्यूमन में क्या क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स वगैरह एलर्जी कॉज करते हैं। तो कई लोगों को सूट करता है और कई को नहीं सूट करता है नए प्रोटीन्स वगैरह जो है। तो पहला तो एलर्जी कारण हो गया। दूसरा क्या है? न्यू प्रोटीन्स। कई ऐसे प्रोटीन्स हमें मिले हैं जो हमें मालूम भी नहीं है कि उनका ह्यूमन पर क्या इफेक्ट है, अननोन इफेक्ट। अभी तक हमें मालूम भी नहीं है। ऐसे कई प्रोटीन हम जो है वो इंजेक्ट हम खा रहे हैं जो हमें अलग अलग प्लांट से मिल रहे हैं, जबकि हमें उनका इफेक्ट भी मालूम नहीं है ह्यूमन पर। तो ये भी एक क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो दूसरे कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है उनके बारे में अभी तक ज्यादा मालूम नहीं किया गया है। तो वो फिर अल्टीमेटली क्या करेगा? ह्यूमन के लिए यूजफुल है या नहीं, तो वो भी एक क्या है? अभी अननोन है, मतलब रिसर्च चल रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया ह्यूमन के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट है अनटारगेटेड ऑर्गेनिजम्स या अनटारगेटेड एनिमल्स, कि जैसे हमने डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट का डेवलपमेंट किया है तो उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनको हम जो हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया है तो वो क्या कर रहा है? उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो उसको डैमेज नहीं कर रहा था उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अनटारगेटेड एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं? वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
तो एक तरह से बायोडायवर्सिटी को ये लॉस भी है, ठीक है। तो और ये बायोडायवर्स बटरफ्लाई कौन सा, मोनार्क बटरफ्लाई, कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी से डिस्ट्रॉय हो रहा है, बीटी कॉन से, बीटी कॉन वैरायटी से ये बटरफ्लाई जो है ये वहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। बीटी कॉन वैरायटी ऐसी है जो इंसेक्ट को किल करती है, और वहां पर इससे कोई डैमेज नहीं था बीटी कॉन को, लेकिन फिर भी ये बटरफ्लाई जो है वो इससे डिस्ट्रॉय हो रही है। तो अनटारगेटेड एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं वहां पर, खत्म हो रहे हैं। मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ पड़ा था, मोनार्क बटरफ्लाई हमने कहाँ पढ़ा था, मोनार्क बटरफ्लाई को इससे पहले हमने कहाँ देखा था, प्रीडेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रीडेशन, उसमें हमने पढ़ा था, हाँ बोलो बोलो साइली, प्रेडिडेशन में देखा था। हाँ प्रीडेशन में हमने क्या पढ़ा था मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में, कि प्रे जो स्पीशीज होती है वो भी अपने आप को इस तरह से डेवलप करती है कि उसको जो है वो प्रेडेटर खा ना सके। तो मोनार्क बटरफ्लाई में भी कैटरपिलर स्टेज में एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण इसको कोई प्रेडेटर खाता नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायो पेटेंट। बायो पेटेंट क्या है, तो पेटेंट आप समझते ही हो कि हमने कोई भी नया कोई इन्वेंशन किया है तो फिर वो जो है वो क्या होता है कि सिर्फ हम उसको वो फिर जो है कोई भी हमने कोई प्रोडक्ट वगैरह जो हमने इन्वेंट किया है, ठीक है, हमने जो बनाया है तो उस पर फिर जो है वो उसको बेचने का, उसको सप्लाई करने का उसके ऊपर किसका हक होता है, केवल उस पर्टिकुलर पर्सन का जिसने इन्वेंट किया। उसी तरह से बायो पेटेंट क्या हो गए, तो बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है या कोई एंजाइम है या कोई प्रोटीन है या कोई वेराइटी है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है हमने फाउंड किया है, ठीक है, रिसर्च किया, तो उस पर किसका जो है वो वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन का ही वहां पर हक होगा उसमें ना। तो बायो पेटेंट क्या है कि उस किसी एक पर्सन की वहां पर क्या होती है, जो भी पर्सन इन्वेंट करता है फिर उसको अथॉरिटी दी जाती है पूरी की पूरी कि वो जो है उस प्रोडक्ट का आगे सेल कैसे करना है और क्या करना है और उसको कितना पेमेंट मिलेगा, वो फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट्स बोलते हैं। तो बायो पेटेंट तो नॉर्मली हर चीज के लिए होता है, ठीक है। बायो पेटेंट का मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पेटेंट जैसे मार्केट में जिसने बनाया है तो ये भी इसका भी कोई पेटेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से बायोलॉजिकल बायो पेटेंट क्या होगा, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए अथॉरिटी दी जाती है तो वो क्या है, बायो पेटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा किसी प्रोडक्ट का जो है वो बिना किसी परमिशन से यूज करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ये डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। बायोपायरेसी की डेफिनेशन पूछी जाती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा बिना परमिशन के कोई प्रोडक्ट को यूज करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है नीम। अब नीम जो है इसका पेटेंट जो है वो किसके द्वारा लिया गया, तो अमेरिकन कंपनीज के द्वारा इसका पेटेंट लिया गया, जबकि नीम जो है वो कहाँ का है, इंडिया का है। और इंडिया जो है वो कई सालों से, कई पुराने सालों से जो है वो बहुत सालों से जो है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करता आ रहा है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। हम आयुर्वेद से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसका पेटेंट किसके द्वारा लिया गया, अमेरिकन कंपनीज के द्वारा।
ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो नीम का हो गया। दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी जो है, ये भी क्या है, आयुर्वेदिक से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, ये भी इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन इसका पेटेंट किसके द्वारा लिया गया था, अमेरिकन कंपनीज के द्वारा लिया गया था, ठीक है, कि ये हमारा प्रोडक्ट है। या फिर इसका जो बेनिफिट जो है, क्योंकि जिसका पेटेंट होता है, फिर अलग अलग कंट्रीज में जब सप्लाई करते हैं तो उनके लिए उनको पेमेंट दी जाती है, तो ये पेटेंट लेने का एक बेनिफिट होता है। तो नीम का भी पेटेंट अमेरिकन कंपनीज के द्वारा लिया गया, टर्मरिक का पेटेंट भी अमेरिकन कंपनीज के द्वारा लिया गया, लेकिन बाद में फिर टर्मरिक के लिए कैंसर करवाया गया इंडियंस ने, लेकिन एक बार तो जो है वो उन्होंने पेटेंट इसके लिए बना लिए। इसी तरह से बासमती, बासमती राइस भी क्या है, तो इंडियन प्रोडक्ट है, लेकिन जो है ये इन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने, कि इसकी कैसी डेवलप की, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की। बासमती राइस जो है उसकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की, और उन्होंने उसका क्या कर दिया, पेटेंट डेवलप कर लिया। लेकिन एक्चुअल में बासमती राइस जो है वो क्या है, तो इंडियन प्रोडक्ट है। तो बायोपायरेसी क्या है, तो बिना किसी अथॉरिटी के प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये फुल फॉर्म एक बार पूछी जा चुकी है, बार भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जीईएसी, ये ध्यान रखता है किसका, कि एक तो ये ध्यान रखता है कि हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो है डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसका कितना बेनिफिट है, क्योंकि बिना वजह जो है वो एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करना जो है वो एथिकल रीजंस, मतलब वो सही नहीं है बायोडायवर्सिटी के तौर पर देखा जाए तो ये कमिटी उसका भी ध्यान रखती है। इसके अलावा इंडियन पेटेंट बिल भी पास किया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी क्या चेक करता है बायो पेटेंट्स के बारे में, कि कोई जो है हमारे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कोई पेटेंट जो है वो नहीं बना ले, तो इंडियन ने ये भी पास किया है। तो ये सारी चीजें कमिटीज जो है वो ध्यान रखती है किसका, कि हमारे प्रोडक्ट कोई दूसरा यूज नहीं करें, उसके ऊपर कोई पेटेंट डेवलप ना करें, और हमारे जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम जो डेवलप कर रहे हैं वो यूजफुल है या नहीं, या कितना उसका बेनिफिट होगा, वो तो उस तरह से ही वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूनिट कंप्लीट हो गया, बायोपायरेसी तक आते आते। क्वेश्चंस क्या थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, बीटी कॉटन शुरुआत में हमने पढ़ा था, दूसरा ह्यूमन इंसुलिन, ये दो तो फेवरेट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस है, तो हमने जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़े थे कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो रहा है ना, तो ये सारी चीजें ट्रांसजेनिक प्लांट में आ गई। और आज हमने कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़े थे, शीप, पिग, फिश, ठीक है ना, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने बता दिए, और बड़े क्वेश्चंस हमारे इस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट और ह्यूमन इंसुलिन और वैक्सीन प्रोडक्शन, वो भी अच्छा दिया बुक में, तो ये तीन चीजें जो है वो बड़े क्वेश्चंस के लिए, और इसके अलावा ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन आ सकता है ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स के लिए, ठीक है। बायोपायरेसी की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है। और कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुल फॉर्म ध्यान में रखो कि जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूनिट खत्म हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हमने शुरू किया था, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो पूछ दो।
किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो जो भी हमने पढ़ा है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने स्टार्ट यहां से किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? तो जिसमें हम कोई जीन ऐड करते हैं या फिर हम अनवांटेड जीन को जो है वो हटाते हैं, वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका हमने फॉर्मेशन कैसे किया था? तो एक डीएनए को हमने सेलेक्ट किया जिसके पास में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको हमने फिर क्या किया? कट किया। कट करने के बाद हम वहां पर क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसको प्लाज्मिड में ऐड किया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए में या वेक्टर में ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद फिर इसको होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल का। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम क्या करवाते हैं? मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मार्केट में रिलीज करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज या कुछ स्टेप्स है ना। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो मॉलिक्यूलर सीजर या उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्या करते हैं? तो डीएनए को क्या करते हैं? कट करने का काम करते हैं स्पेसिफिक रीजंस पर। सेपरेशन के लिए हमने यूज में लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने पीसीआर टेक्निक को यूज में लिया। पीसीआर में हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ा जाता है। एनिलिंग में हम 3' एंड पर प्राइमर्स को ऐड करते हैं। एक्सटेंशन में हम उन प्राइमर्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो था हमारे पास पीसीआर। फिर उसके बाद में हम वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में भी हमने पढ़ा था, वेक्टर्स के बारे में जो जीन ट्रांसफर करने का काम करते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं। बेसिकली हम प्लाज्मिड को वहां पर यूज में लेते हैं। प्लाज्मिड में हमने एक प्लाज्मिड को मॉडिफाइड किया था, किसको? पीबीआर 322 को। ठीक है, पीबीआर 322 को हमने डेवलप किया था किसके लिए? जीन ट्रांसफर के लिए। प्लाज्मिड के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो अच्छे वेक्टर कौन सा होना चाहिए? जिसके पास क्या हो? ओआरआई साइट हो, क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और आसानी से वो एंटर कर सके होस्ट सेल में, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड की क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट, तो होस्ट को हम क्या करते हैं? कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए भी हमने प्रोसेस पढ़ा था, डाइवेलेंट कैल्शियम का यूज करते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिलेक्शन के लिए हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज करके हम सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, मल्टीप्लाई करवाते हैं लार्ज और स्मॉल स्केल पर। लार्ज स्केल में आपको पता है तो बायो रिएक्टर्स, ठीक है, और लास्ट में प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन किया जाता है।
आपको इसके अलावा आप इस चैनल को भी जो है वो देख सकते हैं, सीकेसी एजुकेशन। इसमें भी कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जो अभी हमने जेनेटिक्स के लिए बनाया मैंने, और भी दूसरे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की और सेल बायोलॉजी की इस पे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है ना। आप एक बार देखना है, इसको पढ़ना, ठीक है, और आगे शेयर भी करना अगर आपको अच्छा लगे तो। एक बार पढ़ना जरूर, उससे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जेनेटिक्स के सीकेसी एजुकेशन पर। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस में आते हैं। एप्लीकेशंस में हमने कहां से स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया। फर्स्ट हमने पढ़ा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, तो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया से हम जीन आइसोलेट करते, क्राइजीन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन इनएक्टिव होता है ना, इनएक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये इनएक्टिव कब एक्टिव होता है, तो इंसेक्ट्स में जाने के बाद ये एक्टिव होता है। कहां पर, कौन सी पीएच पर, तो एल्कलाइन पीएच पर। एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है, और उसके बाद सेल स्वेलिंग और लाइसिस के बाद क्या हो जाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पहला पढ़ा था बीटी कॉटन। दूसरा दूसरा हमने बताया था टोबैको प्लांट के लिए निमेटोड इन्फेक्ट करता है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, एमआरएनए साइलेंसिंग के थ्रू हम जो है वो उसको हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बेनिफिट्स में वे में उसको यूज किया जाता है। तो ये दूसरा हमने ये पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पढ़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू में बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में दो एग्जांपल पढ़े हमने, विटामिन ए। विटामिन ए के लिए पढ़ा कि विटामिन ए की दो वेराइटीज डेवलप की गई, एक तो राइस वाला और दूसरा मस्टर्ड। इनमें विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाई राइस या गोल्डन मस्टर्ड का है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा आयरन। तो आयरन जो है वो भी इंक्रीज किया गया। आयरन कौन से प्रोटीन में मिलेगा, तो फेरेटिन प्रोटीन सोर्स होता है। तो फेरेटिन प्रोटीन का जीन ट्रांसफर करके राइस में जो है वो आयरन की क्वांटिटी इंक्रीज की गई। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हमने दो पढ़े, एक तो विटामिन ए वाला ध्यान में रखना है, और दूसरा है हमारे पास आयरन वाला, ठीक है। विटामिन ए वाला कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में हमने पढ़ा टोमेटो। टोमेटो आपको पता है कि इसमें एंजाइम कौन सा है जो इसकी सेल वॉल को डैमेज कर रहा था, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। सेल वॉल को डैमेज कर रहा था ये एंजाइम, इसका इनहिबिटर जो है वो हमने ट्रांसफर करके टोमेटो की लाइफ को इंक्रीज किया गया, है ना। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोका गया किसके थ्रू, इस एंजाइम का इनहिबिटर ट्रांसफर करके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, तो वैक्सीन नॉर्मल है, ठीक है। वैक्सीन वगैरह का हमने डेवलपमेंट प्लांट के अंदर पढ़ा है, ये एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फिर से इंसुलिन पर। तो ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, इली अमेरिकन कंपनी के द्वारा। कब, 1983 में। ह्यूमन इंसुलिन के लिए दो चेन होती है, मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंसेस बनाई गई, चेन ए और चेन बी के लिए, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन में चेन ए और चेन बी, दो तीन चेन होती है टोटल, चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड हार्मोन है, तीन पेप्टाइड चेन होती है। सी जो होता है वो मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है। डायरेक्ट क्या किया, दो चेन ही बनाई गई ना, चेन ए और चेन बी। फिर उसके बाद उनकी डीएनए सीक्वेंसेस जब किसमें ट्रांसफर की गई,
12वीं में, PBR 322 में। फिर उसके बाद इकोलाई होस्ट में इसको ट्रांसफर किया गया और उसके बाद इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को वहां से लिया गया। तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए जो ह्यूमन इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो डायबिटीज मेलिटस डिजीज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। नेक्स्ट दूसरा हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा एडीए डेफिशिएंसी डिजीज या जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी या एडीए डेफिशिएंसी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसमें हमने क्या पढ़ा है? तो जीन थेरेपी के हम जीन को हम रिप्लेस करके किसी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एडीए में क्या किया जाता है? तो सॉल्यूशन हमने 2 सॉल्यूशन बताए, लिम्फोसाइट्स का ट्रांसफर करके, जिसमें फंक्शनल एडीए ट्रांसफर करके लिम्फोसाइट को फिर से बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? तो बोन मैरो से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से 2 चैप्टर हमने पढ़े। पीपीटी मिल जाएगी, पढ़ के है ना? शॉर्ट नोट की तरह ही बनाई गई है पीपीटी। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दूसरा है जीन थेरेपी, और तीसरा बायोएथिक्स, बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस है। इसमें बायोएथिक्स मैंने अभी लिखा है। बायोएथिक्स क्या है? तो अभी मैं टॉपिक पढ़ा था ना कि इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना? वही बायोएथिक्स है कि एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, बायोएथिक्स कि मतलब हमें क्या करना चाहिए इसमें और हमें क्या नहीं करना चाहिए ना, कौन कौन से पॉइंट्स हमें यूज बेनिफिट है और कौन से नहीं। बायोएथिक्स और बायोपेटेंट और बायोपायरेसी, ये तीनों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ देना। थैंक यू।